नमस्कार। आनंद मार्ग पत्रिका कार्यालय से मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज आपसे मिलवा रहा हूं राजेंद्र सिंह यादव को। जी हां, राजेंद्र सिंह यादव जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, एक लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। बहुत से युवाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया है और अब बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने राजस्थान के भादावेरी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए ये पहुँचे हैं राजस्थान के भादावेरी क्षेत्र में। वहाँ पर सुब्बाराव शिक्षा संस्कारशाला जो इन्होंने शुरू की हुई है, उसकी गतिविधियों की गूंज पूरे देश में गूंज रही है। जी हाँ, वहाँ पर जो बच्चे हैं आदिवासी, उनको ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देखने में आया है कि ये जो अखबार की रद्दी होती है, उससे इस सारी मुहिम को चलाए हुए हैं। तो इस बारे में मैं अधिक कुछ नहीं बताऊंगा और राजेंद्र जी से ही आज आपको मिलवा रहा हूं और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इनके मन में ये विचार आया कि इस तरह का कोई कार्य किया जाए और शिक्षा से बच्चों के सपने साकार किए जाएं। तो राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है आनंद मार्ग पत्रिका के कार्यालय में। जी शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और अब हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे आपकी इस मुहिम के बारे में। तो ये जो आपकी मुहिम है, इसको चलाने का आपके मन में किस तरह से विचार आया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचे, इसको ज़रा संक्षेप में आप बताइए ताकि हमारे देखने वालों को ये पता चले कि ये है क्या चीज़ और किस तरह से मतलब बच्चों के सपने साकार हो रहे हैं। आनंद जी, ये कोई दिसंबर 2020 का अरसा रहा होगा जी। मैं देश की शिक्षा की स्थिति के कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था नेट से। जी। वो सब करते करते जब राजस्थान का मैं देख रहा था तो राजस्थान में आया के सिरोही जिले का एक रेवदर ब्लॉक है जो राजस्थान में साक्षरता दर में सबसे नीचे है। जी। वहाँ का लिटरेसी रेट है 29%। मुझे लगा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है माउंट आबू, दूसरी तरफ देश का बहुत विकसित शहर है उदयपुर। जी। इन दोनों के बीच में ऐसा कैसे है, शिक्षा की ऐसी स्थिति का कारण क्या है? उस जिज्ञासा के चलते मैं जनवरी 2021 में अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल लेकर के सिरोही जिले में पहुंचा। जी। 2 दिन वहाँ घूमने के बाद तीसरे दिन हम सिरोही के पिंडवाड़ा ब्लॉक में गए और पिंडवाड़ा ब्लॉक से जब हम उदयपुर की तरफ निकलते हैं तो एक गांव आता है मोरस। जी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोरस से गांव है। जी। उस मोरस गांव में जाने के बाद पता लगा कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मोरस का ही एक, वहाँ फली बोलते हैं उसको, वार्ड है। वो मोरस पंचायत का ही एक वार्ड है जो भादावेरी गांव है। और भादावेरी गांव में आज स्कूल की व्यवस्था नहीं है और कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो वहाँ पर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता क्या, सरकार की तरफ से? प्रशासन देखिए आनंद जी, ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ भी बहुत पेचीदा भी हैं और आप जानते हैं कि जनसंख्या भी 140 करोड़ की है। सरकार के सब प्रयासों और योजनाओं के बावजूद कुछ क्षेत्र अभी भी इस दौड़ से, विकास की दौड़ से पीछे हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य की रोशनी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। उसी में एक भादावेरी गांव है। जी। जब हम भादावेरी गांव पहुंचे तो भादावेरी गांव का मतलब है कि 3-4 किलोमीटर में पहाड़ में, जंगल में फैले हुए 23-24 परिवार हैं, झोपड़ियाँ हैं। उन लोगों को हम साथ गए, एक मोरस के नौजवान की मदद से गांव के लोगों को एकत्रित किया। उनसे जब बातचीत शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि उस गांव में कोई भी साक्षर नहीं है। दूसरा, हमें आश्चर्य तब हुआ, बल्कि हमें बहुत ये जानकर बहुत दुख भी हुआ कि 5 से 15 साल की आयु के वहाँ जो बच्चे हैं कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है। तो हमने उस नौजवान की मदद से बच्चों की एक लिस्ट बनवाई। पता लगा कि 34 बच्चे 5 से 15 साल की उम्र के हैं जो कोई भी स्कूल नहीं जाते। कारण है कि स्कूल उनकी पहुंच में नहीं है। जी जी। वहाँ से 5 किलोमीटर पहाड़ के जंगल के रास्ते से स्कूल है, वहाँ तक छोटे बच्चों का जाना संभव नहीं है, थोड़ा कठिन है। जी, बीच में रोकना चाहूँगा, वहाँ की आबादी की क्या स्थिति है, लोग वहाँ रहते कैसे हैं, कितने लोग हैं वहाँ पर? अगर भादावेरी की बात करें तो केवल 24 परिवार हैं वहाँ, 24 झोपड़ी हैं। एक परिवार में 5 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, इतना कुछ रहते हैं। बड़े बड़े परिवार, मतलब आम जनजीवन से कटा हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल आम जनजीवन से कटा हुआ है। अगर उनको राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाना है तो उनको 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। जी।
अगर उनको किसी शहर में जाना है तो वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना होता है, उनको जिला मुख्यालय जाना है तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। गांव में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। फिर वहाँ पर रहने कमाने खाने की क्या स्थिति है? देखिए, वैसे तो हमारा आदिवासी समाज जो है, जो प्राचीन समाज है, वो अपना दिनचर्या, अपना जीवन कैसे चलाना है, उसी जंगल में, उसी पहाड़ में, वो सब चीज़ें ऐसे जगह पर जा कर के वो बसते हैं, अपनी रिहाइश बनाते हैं, झोपड़ी डालते हैं, जहाँ उनको पानी और भोजन की व्यवस्था मिले। जी, मतलब कि रोज कमाने और खाने वाली स्थिति वहाँ कुछ मिले। जी। जंगल में उनको कुछ फल मिलेंगे तो उनसे वो अपना पेट भरेंगे। जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल में जो घास है उसकी सब्जी बनाएंगे। पीने के पानी के लिए वो आमतौर पर किसी भी पहाड़ के नाले झील के नज़दीक अपना बसेरा डालते हैं। तो सदियों से वहाँ ऐसे रहते आए हैं। लेकिन अभी आज़ादी के बाद इतना तो हुआ है, जब से ये कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्ट 2006 आया, तो आदिवासी जिस भूमि पर रहता है उसको उसका वैध पट्टा मिल गया, वो उसका वैध मालिक हो गया। मतलब वो वहाँ रह सकता है, बेच नहीं सकता। हाँ, लीगली वहाँ रह सकता है। और वहाँ उसको रहने पर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो आधार कार्ड से जुड़ी है, राशन कार्ड से जुड़ी है, उन सब योजनाओं का लाभ भी उसको मिलेगा। तो अभी वहाँ मनरेगा का कुछ काम चलता है। अभी सरकार उनको राशन, जो मासिक राशन देती है, वो उनका जरिया है। तीसरा ये है कि वो जहाँ भी बसते हैं, अपनी झोपड़ी डालते हैं, वो ये देखते हैं कि उसके आसपास कोई 1 बीघा, आधा बीघा ऐसी ज़मीन मिल जाए जहाँ वो कुछ खेती भी कर सके। तो झोपड़ी डालते ही ऐसी जगह, मैंने कहा कि वो 4 किलोमीटर में 24 झोपड़ी खुली है, वो यही कारण है। अलग अलग जगह पर देखकर वो झोपड़ियाँ डालते हैं। तो वो जो उसके पास आधा बीघा या 1 बीघा ज़मीन है, उस टुकड़े पर बरसात के मौसम में एक सीजन में चना बोते हैं, दूसरे में मक्का बोते हैं। तो मक्का और चना भी, जो भी उनको आधा क्विंटल 1 क्विंटल जो भी कुछ होगा, वो भी उनके भोजन का एक जरिया बनता है। मतलब तो वहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था है ही नहीं? शिक्षा की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। तो आप वहाँ पे पहुँचे, आपने वहाँ देखा, और फिर किस तरह से, क्या कुछ आपके मन में आया कि इन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ? जैसा मैंने बताया कि हमने वो जो नौजवान साथ गया था बोरस से, उसकी मदद से लोगों को इकट्ठा किया। तो 30-35 महिला और पुरुष वहाँ इकट्ठे हुए। जी जी। उनके साथ बातचीत शुरू की। तो बातचीत शुरू करने के बाद पता लगा कि यहाँ कोई साक्षर नहीं है। दूसरा पता लगा कि 34 बच्चे हैं लेकिन कोई स्कूल नहीं जाता। तब हमने उनसे पूछा कि आप बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं क्या? आप नहीं पढ़े क्या? बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई प्रबंध होगा, व्यवस्था होगी तो हम जरूर बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इसी तरह पहाड़ में, जंगल में नग्न अवस्था में घूमते, उनका जीवन बीत जाए। तब हमने उनसे पूछा कि पढ़ाएंगे कहाँ, यहाँ जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग भवन इस प्रकार का नहीं है। तो वहाँ के एक स्थानीय आदिवासी ने कहा कि मेरे पास 2 झोपड़ी है, उसे एक झोपड़ी में आप पढ़ाने के लिए मैं आपको इस काम के लिए दे सकता हूँ। ये सब चर्चा करने के बाद, ये 16 जनवरी 2021 की बात, आनंद जी, मैं वापस लौट आया हरियाणा। और आने के बाद 10-15 दिन मंथन किया कि पिछले 30-40 साल से यहाँ हरियाणा में दादरी या भिवानी, महेंद्रगढ़ में कुछ जो सामाजिक सरोकार के कामों से जुड़ा रहा, वही काम पर्याप्त है या प्राथमिकता वो बच्चे हैं जी। आखिर 5 फरवरी को मैंने ये निश्चय करके कि उन बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनकी अगली पीढ़ी जंगल में ऐसे ही अनपढ़ अवस्था में नहीं रहे, निरक्षर नहीं रहे। मैं अपना सामान लेके वहाँ वापस पहुँचा। और ये 5 फरवरी 2021 की बात है। 7 फरवरी 2021 को उसी भादावेरी के सुरताराम जी की झोपड़ी में शवाराम जी, जो एक नौजवान हमारे साथ गया था, वो स्नातक तक शिक्षा पाई है, उसको शिक्षक रखा। और वहाँ पर वो पहली शिक्षा संस्कारशाला शुरू की। हमने उस पहली शिक्षा संस्कारशाला को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को समर्पित करते हुए, हमारे सामाजिक गुरु रहे हैं डॉक्टर शन सुब्बाराव जी, वो अभी नहीं रहे, उनकी स्मृति में सुब्बाराव शिक्षा संस्कारशाला के रूप में उन 34 बच्चों के लिए शिक्षा का ये कार्यक्रम शुरू किया। तो फिर इस बात को आप प्रशासन के सामने कभी लेकर गए कि वहाँ की ये स्थिति है? जी जी, निश्चित तौर पे वहाँ रहते हुए मैंने बाद में पिंडवाड़ा में रहना शुरू किया है। तो पिंडवाड़ा ब्लॉक हेडक्वार्टर है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिलना मैंने शुरू किया कि यहाँ के स्थानीय लोगों का जब तक सहयोग साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो प्रशासन के नोटिस में आना बहुत ज़रूरी है, उसके ध्यान में आना। तो उसके लेकर के जो वहाँ के स्थानीय BDO हैं, उनके संपर्क में मैं पिछले 1.5 साल से लगातार संपर्क में हूँ।
और वो अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार के प्रयास में लगे भी हैं कि वहाँ पंचायत की तरफ से हैंडपंप लग के पीने के पानी की व्यवस्था कुछ हो जाए। स्कूल के लिए अगर एक झोपड़ी वहाँ बन जाए अलग से पाठशाला के लिए, इस प्रकार की कोशिशों में लगे हैं। दूसरा एक कारण ये भी है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो उसके पीछे एक कारण है कि उनको उनके भोजन का प्रश्न भी है, पेट का प्रश्न भी है, वो प्रश्न भी है। तो आमतौर पर माँ बाप क्या करते हैं कि उनको बकरी चराने भेजते हैं या उनको फल तोड़ने के लिए, जामुन बेचने के लिए भेज देते हैं हाईवे पर, या सीताफल बेचने के लिए भेज देते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में आए कि जब तक इनके माँ बाप के कुछ आमदनी का जरिया नहीं बढ़ेगा तब तक ये इनकी प्राथमिकता अपना पेट भरना रहेगा। तो उसके बाद हमने वहाँ के स्थानीय जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग है, उससे संपर्क किया है, अधिकारियों से संपर्क किया। वहाँ के जो नाबार्ड का जो ऑफिस है सिरोही में, उनसे संपर्क किया कि इनके लिए कुछ ट्रेनिंग का कार्यक्रम और इस प्रकार की चीज़ें शुरू की जाएं ताकि ये खेती से कुछ तो बागवानी, वो केवल अभी जैसे मक्का और मैंने कहा चना की पैदा करते हैं, उसकी जगह अगर वो कुछ फलों के पौधे लगाने लगे, अगर कुछ बाग लगाने लगे तो उनकी आमदनी कुछ बढ़ सकती है। इसके लिए हमने उद्यान विभाग से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। दूसरा, उन महिलाओं को कुछ हम काम करने के लिए उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, चाहे सिलाई को लेकर के है, चाहे वो कसीदाकारी को लेकर के है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए हम करने के लिए नाबार्ड के संपर्क में हैं, ताकि उन महिलाओं को, क्योंकि वो दिन भर महिलाएं खाली रहती हैं, उनके पास कुछ काम नहीं, अगर वो महिलाएं 100 रुपये 150 रुपये भी रोज़ाना कमाने लगेगी तो वो अपने बच्चों को फिर स्कूल में भेजना पसंद करेंगी, उनका दाल रोटी का उससे। मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रशासन की इस संदर्भ में कोई मदद मिली आपको वहाँ पे? अभी तक उनका सकारात्मक रुख जरूर है, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर वैसा कुछ उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। जैसे मैंने पानी के लिए कहा, तो वहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर हैं, उन्होंने 5 हैंडपम्प बादाबेरी के लिए स्वीकृत कर दिए। लेकिन समस्या क्या है कि वो उसकी लोकेशन ऐसी है कि उस गांव तक पहुंचने के लिए जो बोरिंग मशीन है, वो गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। और इस बार तो इतनी बारिश हो गई है कि अगले 1 साल तक नहीं जा पाएगी। तो जब तक वहाँ बोरिंग मशीन जाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उनका पानी का हैंडपम्प भी वहाँ पर बोर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। नहीं, जैसे कि प्रशासन ने कोई आर्थिक मदद की हो वहाँ, मतलब शिक्षा व्यवस्था को कायम करने में, या सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत मिला हो कि आप वहाँ पे काम कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ किया गया है क्या? अभी तक आनंद जी सरकार की तरफ से उस प्रकार की कोई पहल नहीं हुई है। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम शिक्षा के विकास के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। सरकार अगर निश्चित तौर पे सरकार कर भी रही है, तो सरकार का जो औपचारिक ढांचा है, शिक्षा विभाग है, उसके अपने स्कूल हैं, उसके अपने जिस भी स्तर के जो हॉस्टल हैं आदिवासी बच्चों के लिए, उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रही होगी। ठीक है। लेकिन अभी बादावेरी के बच्चों के लिए या दूसरे अरुणा गाँव में जो पाठशाला शुरू की है, उन बच्चों के इस शिक्षा के मुहिम में सरकार की तरफ से कोई सहयोग का अभी आश्वासन या पहल नहीं हो पाई। हमारे जानकारी में आया है कि आपने ये सब अपनी पेंशन जो मिलती है आपको, उसी में से शुरू किया और बाद में लोग आपके साथ जुड़े, तो ये अखबार की रद्दी वाला विचार आपके मन में कैसे आया? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। जब मैं पहली बार जनवरी 2021 में जब गया था बादावेरी, तो सिर्फ इसी कारण जा पाया था कि मुझे बैंक से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, तो मैं इन 34 बच्चों की शिक्षा के लिए शायद काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। ये मेरा आत्मविश्वास था। लेकिन 1 साल काम करने के बाद जब हमारे दादरी और भिवानी के मित्रों को पता लगा, पुराने जो साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनको जब इस बात की जानकारी लगी कि राजस्थान के सिरोही में शिक्षा संस्कार शाला का ऐसा एक कार्यक्रम चल रहा है, मैंने शुरू किया है, तो उन्होंने आगे से सहयोग करने का, साथ आने का संकल्प लिया। और उसी के परिणाम स्वरूप मई 2022 में तो चरखी दादरी में अखबार की रद्दी दान की मुहिम शुरू की। उसमें आप जानते हैं कि हर घर में लगभग, दादरी की अगर बात करते हैं तो दादरी में 5000 परिवारों में सुबह अखबार आता है पढ़ने के लिए, और 1 घंटा समाचार पत्र अखबार पढ़ने के बाद वो उनके लिए रद्दी हो जाता है 99% परिवारों के लिए। तो हमने ये कहा अपने मित्रों से कि आप
उस रद्दी अखबार की रद्दी दान करने के लिए ही उनको प्रेरित कीजिए। और इस मुहिम में अभी 200 परिवार दादरी के जुड़ चुके हैं। एक परिवार से हमें 50 रुपये की अखबार की रद्दी हर महीने मिलती है। 200 परिवार का मायने है कि 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये की मदद का मायने है कि हमने इस फरवरी 2022 में वहाँ से 15 किलोमीटर दूसरे अरणवा गांव में एक दूसरी सुब्बाराव शिक्षा संस्कार शाला शुरू की है। तो दादरी की ये मुहिम है। अभी जब इसी तरह से भिवानी में इस कार्यक्रम के बारे में मालूम पड़ा, तो भिवानी में भी हमारे मित्रों ने इसके लिए पहल करने की योजना बनाई है। और उसी सिलसिले में आज भिवानी में एक बैठक हमें आपके यहाँ निवास पर आयोजित की है। दादरी भिवानी के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मित्र हैं, तो उन्होंने संकल्प किया है कि इस अखबार की रद्दी की मुहिम को हम भिवानी में भी आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के नेक कार्य करने वाला इंसान जो है वो संत प्रवृत्ति का होता है। और संत जब किसी रास्ते पे चलते हैं तो भाखड़ी जिसको बोलते हैं वो उन्हीं के पैरों में सबसे ज़्यादा चुभती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जंगल के झाड़ जखाड़ जो होते हैं वो उलझ जाते हैं। मेरा संकेत आप समझ गए होंगे कि जो कोई आदमी नेक कार्य करता है उसकी फिर कहीं ना कहीं आलोचना भी होने लगती है, उसको शक की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि आपने इन चीज़ों का सामना किया हो या न किया हो, और आने वाले समय में करें, तो इस पर आपने किस रूप से विचार किया है और कैसे अपनी व्यवस्था बनाई है कि आप आने वाले समय में लोगों को जवाब दे सकें? आपके शंका सही है। आप जानते हैं कि आज वातावरण समाज में ऐसा है, सबसे बड़ा संकट अगर मैं कहूँ, रोजी रोटी से भी बड़ा संकट आज समाज में विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन आदमी सत्य है, कौन आदमी झूठ के साथ है, कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी बेईमान है। ऐसी स्थिति में आपको जब काम करना है तो देखिए, आपको जब मैं बादावेरी गया था तो मुझे समाज के लोगों ने या किसी ने कहा नहीं था कि आप वहाँ जाके काम शुरू कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। उस दिन मैं अपने संकल्प से गया था और सिर्फ ये सोच के गया था कि कोई मदद करेगा नहीं करेगा, ये काम करना है। और जब जो लोग साथ जुड़ रहे हैं वो वही लोग जुड़ पा रहे हैं जिन लोगों का उस काम पर भरोसा है, उस काम की पवित्रता पर भरोसा है, और जिन लोगों ने मेरे जो संपर्क में रहे हैं जिनको मुझ पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है। इसीलिए अन्यथा तो शंका करने वालों की भी कमी नहीं है आज के समय में। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी सुनने को मुझे मिले भी हैं कि सरकार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला होगा, कुछ फंड मिला होगा, इसलिए ये सब काम शुरू किया है। लेकिन जब तक आप नज़दीक, मुझे उन लोगों से कोई नाराज़गी नहीं, क्योंकि वो लोग जो ऐसा बोलते हैं तो उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान के अभाव में ऐसा बोलते हैं। जब हमें ये पता है कि देखिए अगला मुझे ईमानदार कहे और मैं बेईमान हूँ, तो उसका ईमानदार कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं बेईमान हूँ तो एक न एक दिन वो उजागर होगा। लेकिन यदि मैं सत्य के साथ हूँ और यदि आप ईमानदारी के साथ हैं, तो अगर कोई आपको आज बेईमान कहता भी है, कोई झूठा कहता भी है, एक दिन वो स्वीकार करेगा। बस आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, आप अपने जुनून से डिगे नहीं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं बादावेरी में जाके 1000 किलोमीटर जाके अपना परिवार छोड़ के आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लोगों को मुझे मेरी वाह वाह करनी चाहिए, लोगों को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, तो आपको निराशा होगी। आज का समय ऐसा है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है और जो आपका जुनून है उस जुनून से अपने को डिगने नहीं देना है। देर सवेर लोग स्वीकार करेंगे कि ये काम सत्य है। देर सवेर लोग स्वीकार करेंगे। और मतलब राख के पीछे आग होती है, ये अंगारे का स्वभाव है। तो जिसकी आत्मा में आग है वो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जब वो ये देखेगा कि उसकी सही आग को बुझाने के लिए विपरीत हवाएं काम कर रही हैं, यानी कि हमारे परिवेश में भ्रष्टाचार है, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, क्या उनकी तुलना जैसे बच्चे, उनके जैसे बच्चे तुलनात्मक अध्ययन से आपको यहाँ नहीं मिले? और यहाँ पर आपने ये नहीं देखा कि वहाँ तो व्यवस्था नहीं है शिक्षा की, और यहाँ व्यवस्था होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खामियां हैं? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा एक बहुत विकसित प्रदेश माना जाता है, लेकिन हरियाणा की अपनी समस्याएं हैं। विकास के बाद जो जिस प्रकार की खामियां समाज में आती हैं, व्यवस्था में जो खामियां आती हैं, उस प्रकार की खामियां
हमारे हरियाणा के समाज में, हरियाणा की जी जी। प्रशासन की व्यवस्था में है। यहाँ आपको हर गांव में स्कूल मिलेगा, बल्कि अच्छे प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे, जाने के लिए साधन भी मिलेगा। तो व्यवस्था है, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब उसके व्यवस्था एक बना दी और व्यवस्था में खामियां पैदा हुई कि या तो अध्यापक उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, या जो शिक्षा विभाग है वो अध्यापकों की जो समस्याएं हैं और पढ़ाने के लिए जो उचित वातावरण निर्माण का काम है वो सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। दूसरा, हरियाणा के समाज में आज जो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है धीरे धीरे करके, वो नशे की समस्या है नई पीढ़ी में। तो जो गांव का समाज है, जो भाईचारे का समाज था, आपस में सब मिलके काम करते थे, पंच परमेश्वर की अवधारणा थी, वो सब चीज़ें नशा के कारण और राजनीति का निचले स्तर पर घुस जाना, गांव की पंचायतों तक राजनीतिक दल और राजनीतिक लोगों का घुस जाना, उसके कारण से आपस का भाईचारा भी टूट रहा है। आपस में लोग मिल बैठ के काम भी नहीं कर पा रहे हैं। नशा एक समस्या है और इसी कारण से हमारी शिक्षा की व्यवस्था या सरकार जो सरकारी ढांचे में स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो सब इसलिए ध्वस्त होती जा रही है क्योंकि उसको संभालने वाले, उसकी जो व्यवस्था देखने वाले, आपको अगर बात करें तो हर योजना में गांव के स्थानीय लोगों की भागीदारी सरकार ने योजना में तो सुनिश्चित की है जी। यदि सरकारी स्कूल की बात करें तो एक एसएमसी की एक योजना है, एसएमसी की योजना है। स्वास्थ्य की बात करें तो गांव स्तर पर एक स्वास्थ्य इकाई भी कमेटी बनी है। ऊपर से जो गांव की पंचायत है, गांव की पंचायत अपने आप में गांव की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव का जो सरपंच है वो गांव का मुख्यमंत्री कहें या प्रधानमंत्री कहें, उसको सब अधिकार अख्तियार हैं। जब से 73वां 74वां संविधान संशोधन आए हैं उसके बाद गांव की पंचायत को सभी अधिकार है। मुखिया है, उसके जो पंच हैं वो उसके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, और जो ग्राम सभा है वो गांव की विधायिका है। वो सारे निर्णय करने का, सब योजना बनाने का अख्तियार गांव की पंचायत को है जी। लेकिन आपस में एक नशा, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा आपस में लोगों में राजनीतिक दलबंदी के कारण जो संपर्क सामंजस्य है वो टूट रहा है। इस कारण से अलग किस्म की समस्याएं पैदा हो गई जी जी। तो यहाँ के समाज की जो समस्या है वो नहीं है कि यहाँ बच्चे भूखे हैं, यहाँ बच्चे नंगे हैं, यहाँ बच्चों के लिए इलाज के लिए दवाई नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आनंद जी, आप तो एक पेशे से शिक्षक रहे हैं, आप इस मेरी बात को स्वीकार करना चाहिए कि इंसान जब तक पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो अपने तरफ चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में जागरूक नहीं होगा और उसको मालूम भी नहीं होगा कि क्या ठीक हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो पढ़ना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी कारण से वहाँ के आदिवासी समाज सदियों से जंगल में और ऐसी अवस्था में आज भी, आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी के सामने कभी आवाज़ उठाई नहीं, वो जागरूक नहीं है। वो जागरूक क्यों नहीं है? शिक्षा नहीं है। तो सब चीज़ का मूल शिक्षा से शुरू जी होगा। जो भी आपने मतलब शिक्षा पे महत्व दिया और यहाँ से इतनी दूर जा कर के और जो आदिवासी बच्चे थे उनको साक्षर किया, और जैसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ शिक्षा विभाग में रहा हूँ, तो मुझे भी जानकारी है कि आप बैंक में रहे हैं, आपने यहाँ की व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखा है। तो यहाँ के जो साक्षर हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ऊपर ये मतलब कि विश्वास किया जा सकता है कि ये भाषा को अच्छे से जानते होंगे, वो भी शिक्षित नहीं हैं। व्यवहार में भले ही मतलब वो ये दिखाएं कि हाँ वो इतने बड़े पद पे हैं, इतने शिक्षित हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब आप उनकी ड्राफ्टिंग देखें, उनके पत्र देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब उन निरीक्षणों जैसे भी नहीं हैं। जैसे कि मतलब वहाँ के लोग किसी के ऊपर आश्रित हैं, वो किसी से अपना काम करवा तो लेते हैं, लेकिन यहाँ वाले देखिए, ना तो उनकी ड्राफ्टिंग आपको अच्छी मिलेगी, फिर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतनी व्यवस्था कर रही है, तो क्या कभी आपने मतलब ये इस तरफ भी ध्यान दिया कि यहाँ भी कुछ सुधारा जाए? जैसे सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात आपने की, तो क्या इस भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए कुछ किया ताकि अपने परिवेश में भी भला हो सके लोगों का? आपने वहाँ जाकर के इतनी बड़ी मुहिम चलाई, तो क्या यहाँ एक छोटी सी मुहिम ऐसी नहीं चला सकते थे कि परिवेश का भ्रष्टाचार दूर हो जाए, यहाँ भी एक अच्छी सी शिक्षा की व्यवस्था शुरू हो जाए? आनंद जी, मैं जब भी गांव में रहा हूँ
तो प्रयास ये रहा है कि गांव का स्कूल व्यवस्थित हो, वहाँ के बच्चों की शिक्षा ठीक से चले। और हमने तो कंपनसेट करने की भी कोशिश की। एक बहुत पहले की बात है, जब स्कूल में अध्यापक पूरी संख्या में नहीं थे, तो स्कूल टाइम के बाद में हमारे जो एक युवा संगठन था, उसके साथ ही ग्रामीण विकास मंडल, हाँ, ग्रामीण विकास मंडल के जो कार्यकर्ता थे, वो वॉलंटियर के रूप में जो पढ़े लिखे थे, वो बच्चों को स्कूल टाइम के बाद में पंचायत घर में पढ़ाते थे, ताकि वो जो स्कूल में जितना उनको पढ़ाई नहीं हो पाई उतना वो कुछ कर सकें। दूसरा, हम उन बच्चों को, जो नई पीढ़ी के जो बच्चे आगे बढ़ रहे थे, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनको सफाई अभियान, उनको पौधारोपण, इस प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ते थे। जहाँ तक मुझे याद है, आपने गांव में एक पुस्तकालय भी खोला था, उसकी क्या स्थिति है आज? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये 89 में हमने गांव में एक पुस्तकालय शुरू किया था, और कुछ समय तक जब मैंने कहा जो संस्था है ग्रामीण विकास मंडल, उसके वॉलंटियर कार्यकर्ता गांव में थे, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो गांव में थे, तब तक उस पुस्तकालय की देखभाल होती रही और वो व्यवस्थित चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत कारणों से, नौकरी की वजह से, दूसरे कारणों से हमारे जो वॉलंटियर थे, जो कार्यकर्ता थे संस्था के, वो गांव छोड़ के बाहर जाना हो गया, और वो जो बीच में गैप आया, दूसरी नई पीढ़ी के उस प्रकार के कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए, उसको पुस्तकालय को संभालने का काम नहीं संभाल पाए, उसकी वजह से वो पुस्तकालय बीच में बंद करना पड़ा। पाठकों की क्या स्थिति है? आप कैसा महसूस करते हैं कि पुस्तकें, जैसे लोग पहले भी पढ़ते थे, मतलब किराए पे लेके भी पढ़ते थे, आपने वो ज़माना देखा, हमने भी देखा कि 50-50 पैसे में नावल जो है वो किराए पे लेके भी पढ़ी जाती थी, और इस बीच में वो दौर भी आया कि लोग पुस्तकालयों से लेके पुस्तकें पढ़ने लगे। आज जो स्थिति है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल गई। निश्चित तौर पे हम जब कॉलेज में थे तो भी हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से लेते थे। हम यहाँ एक नरविया के अंदर था, उसके पास भी बुक्स का स्टॉक था, तो यहाँ से भी ले जा करके हमने गांव में पुस्तकें रखी थी। और देखिए, जब तक हम, ये खुराक है, केवल भोजन नहीं, मानसिक वैचारिक खुराक जब आपको सही नहीं मिलेगी, तो आप एक सक्षम और एक साक्षर होने से, केवल अक्षर ज्ञान होने से बात बनेगी नहीं। संस्कारवान होना भी बहुत जरूरी है। मतलब लोगों ने पुस्तकों को पढ़ना छोड़ दिया अभी लोग तो, ये जो इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का ये दौर आया है, तो लोग मोबाइल में, और उसमें जो भी कुछ देखना चाहते हैं मोबाइल में देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात का समर्थक हूँ, और इस बात का दावा करता हूँ कि पुस्तक पढ़ने का जो आनंद है, और पुस्तक पढ़ने से आपको जो एक वैचारिक जो आपका बनता है, दायरा बनता है, वो आप इंटरनेट पर या टेक्नोलॉजी पर की जो चीज़ें हैं उनको देखकर वैसा नहीं आप अपने आप को तैयार कर सकते। तो क्या आपको नहीं लगता कि पुस्तकों की तरह से अखबार के पाठक भी हमारे घट गए? हाँ, कुछ कमी आने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि अब अखबार भी सारा ऑनलाइन सब उपलब्ध हो रहे हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे कुछ जो नए बच्चे हैं उनको जो समय नहीं मिलता है, तो वो अपने घर में अखबार मंगवाने के बजाय वो दिन में ऑफिस में भी देखते होंगे, या कहीं भी जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अपने वो न्यूज़ भी नेट पर ही सर्च करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अंत में बस एक छोटा सा सवाल आपसे और, कि आपने जो मुहिम चलाई है अखबार को लेकर के कि भी रद्दी आपको दें या इकट्ठी करें अपने स्तर पर, और उससे जो बेचने से जो पैसा आएगा वो आप शिक्षा संस्कारशाला में लगाएंगे, तो इसको लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि इंटरनेट के आने से या पुस्तकों को पढ़ने में रुचि कम लेने से ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि आपकी मुहिम को किसी अड़चन का भी सामना करना पड़े। तो आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मेरा ये कहना है, मैंने जैसे पहले भी कहा, कि पुस्तकों का पढ़ना, और वो भी हम महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, तो नई पीढ़ी को उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। मैं एक उदाहरण दूं कि पिछले कोरोना काल में मुझे अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ने का मौका मिला, और अब्राहम लिंकन को पढ़ने के बाद यदि कोई भी नौजवान पढ़ता है, तो अगर वो ये कहे कि मेरे घर में बिजली की समस्या है, मुझे जाने के लिए साधन नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरे लिए अच्छा स्कूल नहीं है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अब्राहम लिंकन एक ऐसे व्यक्ति थे जो जंगल में किसी झोपड़ी में की सर्द ऋतु में -टेम्परेचर में पैदा हुए थे, और 11 साल की उम्र में पहली बार वो
अक्षर ज्ञान उन्होंने लेना शुरू किया था और एक दिन वो देश के अमेरिका के राष्ट्रपति तक। तो आज की अपनी चर्चा से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमें पुस्तक पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए। जरूर जरूर। अखबार पढ़ने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है, ताज़ा ज्ञान का, वो अखबार से ज़्यादा कोई और मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और संग्रह की जहाँ तक बात है तो वो पुस्तकों में जो ज्ञान संग्रहित है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लोगों को अखबार पढ़ना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जो ये संस्कृति ख़त्म हो रही है पुस्तक पढ़ने की, इसको फिर से शुरू करना चाहिए। और जो बाकी रद्दी जो बचता है उसको इस मुहिम में दान दे देना चाहिए, ताकि मतलब कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बेचारों को शिक्षा से मतलब कोई वास्ता ही नहीं पड़ा अब तक, उनकी ये चीज़ें काम आ जाएं। तो मैंने तो ये जाना है आज की चर्चा से। आपका क्या विचार? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरा भी यही निवेदन है कि लोग अखबार पढ़ने का अभ्यास रखें। अखबार ही नहीं, पुस्तकें भी पढ़ें जी, पुस्तकों के पाठक बने जी। और उनके पास जो भी उसके बाद खासकर समाचार पत्र की जो रद्दी हो जाती है, जो उनके उपयोग की नहीं है, वो यदि इस संस्कारशाला मुहिम में दान करते हैं तो वहाँ जंगल में रहने वाले कुछ और बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और उनकी पीढ़ियाँ, उनका जीवन भी बदल जाएगा। यही इस मुहिम का। तो आप आनंद मार्ग पत्रिका के कार्यालय में आए, स्टूडियो में आए, हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत। तो दर्शकों, ये थे मेरे साथ राजेंद्र यादव, जो चर्चा कर रहे थे अखबार की रद्दी से सपने साकार करने पर। और इन्होंने अपनी मुहिम के बारे में बहुत अच्छे से बताया और इन्होंने संदेश दिया कि आज हमें पुस्तक पढ़ने पर जोर देना चाहिए, उस संस्कृति को फिर से विकसित करना चाहिए जो कि पुस्तक पढ़ने की है और अखबार पढ़ने की है। अखबार पढ़ने के बाद रद्दी हो जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता, गलियों में ऐसे इधर उधर बिखरता रहता है। और उस रद्दी को यदि हम किसी नेक काम में लगाएं तो उसके लिए इनकी इस मुहिम से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है आप इनके संदेश को ग्रहण करेंगे और इनकी संस्था से जुड़ेंगे, इस मुहिम से जुड़ेंगे और उन बच्चों के सपने साकार करने में अपनी तरफ से योगदान देंगे जहां तक शिक्षा की पहुंच अब भी बहुत मुश्किल है। प्रशासन ने वहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। मुझे विश्वास है आप इसमें अपना योगदान देंगे। शुक्रिया।